ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंटरमीडिएट्स को लेकर। पहले लेक्चर हमने पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, पहला टॉपिक था हमारा फ्री रेडिकल, उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोकैटायन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोनाइन। 3 इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से हमारा टॉपिक वही है रिएक्शन मैकेनिज्म, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, कैसे रिएक्शन जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का सफर एक रिएक्शन पूरा करती है। हमने एक बात आपको बताई थी पहले ही लेक्चर में, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला लेक्चर था हमारा, उसमें एक बात बताई थी आपको कि रिएक्शन कोई भी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन। तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जरा एग्जाम्पल देखिए आप। मीथेन है, उसका कंबस्शन कराया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करी तो मिलता है CO2 प्लस H2O। एक बेसिक रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी मीथेन का मतलब कंबस्शन करा के CO2 और H2O में मिल रहा है, तो आप देखिए कि इस C के पहले किससे बॉन्ड थे? 4 बॉन्ड थे। चारों किससे थे? H से थे। चारों बॉन्ड H से थे। इसमें O का बॉन्ड O से था, O2 है, और इसमें C का बॉन्ड O से बन गया है और O का बॉन्ड H से बन गया है। कुछ ऐसा ही तो है। तो बताइए आप, C का बॉन्ड H से था, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में C का बॉन्ड H से है, लेकिन प्रोडक्ट में C का बॉन्ड O से हो गया है, और रिएक्टेंट में O का बॉन्ड O से ही है, और इसमें प्रोडक्ट में O का बॉन्ड C से भी है, O का बॉन्ड H से भी है। इसका मतलब जब कभी भी कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है, तो हमेशा ही रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है। कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। इसी कहानी को केमिस्ट्री में क्या नाम दिया गया है? रिएक्शन। क्या बोला गया है? रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है? इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग प्री फॉर्म बॉन्ड्स। जो पहले के बॉन्ड्स हैं उन्हें तोड़ देना है, कुछ नए बॉन्ड बना लेना है, कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट करना है। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो बताइए, हमने जाना कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड in a chemical reaction. In a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन में कुछ पहले के बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, और इस तरीके से हम लोग रिएक्टेंट से क्या मिलता है? हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाता है। So in this diagram you can see that the green color of carbon atom which was earlier bonded to red color hydrogen atom, on the product side it is bonded to blue color of oxygen atom. So clearly you can see that there is rearrangement of bonds from reactant to product. जैसे ही हमें कोई रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्शन से प्रोडक्ट जब मिलता है तो उसमें कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई? तो एक बात बताइए आप कि हमेशा एक बात बताइए कि हमेशा पहला जो स्टेप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या होता है? इट इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। तो एक स्टार लगा के पॉइंट लिखिए जरा, बॉन्ड ब्रेकिंग always is the first step of a reaction. किसी भी रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो बताइए, बॉन्ड ब्रेक जब करना हो, आपको मान लीजिए कोई पहले से बॉन्ड बना हुआ है और उसको आप तोड़ना चाहते हैं, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मिलेगी? हमेशा कोई पहले से बॉन्ड बना हुआ है, कोई घर पहले से एकदम बना हुआ है, उस घर को तोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे ही कुछ यहाँ पे एक रिएक्शन है, उसमें पहले से बॉन्ड बना हुआ है कंपाउंड में, उस बॉन्ड को तोड़ना है, इसका मतलब वी गिव एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस।
एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग एक कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। हमेशा हीट क्या होती है? देनी पड़ती है। एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है। बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। स्टार मार्क बना के लिखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट हमेशा देनी पड़ती है। और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा ही क्या होता है? रिएक्शन का पहला स्टेप होता है। रिएक्शन का पहला स्टेप होता है। अगला देखिए, जब बॉन्ड टूट गया है, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट गए हैं, तो कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो मिलता है प्रोडक्ट। तो कुछ क्या होगा? एक सेकंड स्टेप होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन occurs in reaction, occurs in a reaction after bond breaking has occurred। जब बॉन्ड ब्रेकिंग एक बार हो जाएगी रिएक्टेंट की, उसके बाद ही क्या होता है? नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? हमेशा ही बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद होता है। और बताइए आप, जब कभी भी नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो हमेशा क्या होता है? कुछ एनर्जी निकलती है, कुछ खुशियां बाहर निकलती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हमेशा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ऐसी रिएक्शन हमेशा क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। कुछ एनर्जी क्या करती है? हमेशा इवॉल्व करती है। एनर्जी हमेशा इवॉल्व करती है। तो हमने जाना था कि बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये बात आप स्टार लगा के लिखिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। See, in the first diagram, you can see that there are 6 individual atoms and some energy is given out. Some heat energy is given out in the form of red arrow. And you can see that in the product side, you can see 3 molecules. 3 molecules. Some bond is formed and the reaction is exothermic. Exothermic. In the second reaction, you can see that there are 3 molecules. 3 molecules and some energy is given. Some energy is given. And 6 individual atoms are formed. It means that reaction is endothermic. Reaction is endothermic. ये बात आप समझ गए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, इसका नाम है एनर्जी डायग्राम। क्या है? एनर्जी डायग्राम। केस 1 है, ये पहला केस है। एनर्जी डायग्राम में पहला केस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, हमने मान लेते हैं ये जो y एक्सिस पे हमने लिया एनर्जी, x एक्सिस पे लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो बताइए जरा कि रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट यहां मिल गया। रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हुई, रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट यहां मिल गया। और इस एक्सिस पे क्या लिया हमने? क्या लिए? एनर्जी लिए। तो बताइए जरा, बताइए जरा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो ये रही, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये रही। देख रही है आपको? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये रही, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये रही। बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और जिसकी भी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी भी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अरे जिसके पास पहले से ही एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो स्टेबल कभी हो ही नहीं सकता। स्टेबल कभी हो ही नहीं सकता। अरे जिसका पैसा होता है वो तो घूमता है ना इधर उधर। पैसा ज्यादा होगा वो घूमेगा ज्यादा, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो वो कभी एक जगह शांति से स्टेबल होकर नहीं बैठ सकता है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता है। और जिसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, टिकट ही नहीं करा पाएगा, तो घूमे कैसे? इसका मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास एनर्जी नहीं होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो शांति से दरवाजा बंद करके घर में बैठेगा। बात समझ आ रही है? हमेशा एनर्जी ज्यादा होती है, वो स्टेबिलिटी कम शो करता है। जिसके पास एनर्जी कम होती है वो हाईली स्टेबल होता है। एनर्जी नहीं है, पैसा नहीं है, शांति से घर में बैठा हुआ है, मतलब स्टेबिलिटी है उसके पास। तो जब एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी क्या है इसके पास? एनर्जी क्या है इसके पास? कम है। इसके पास क्या है? ज्यादा है। बताइए, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इज लेस। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बताइए कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी इज
स्टेबिलिटी इज मोर, स्टेबिलिटी इज मोर। अब एक बात बताइए आप कि एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हुई है, ज्यादा हो गई है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हुई है, ज्यादा हो गई है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी, बताइए। मतलब हमने रिएक्टेंट की एनर्जी कम ली है और प्रोडक्ट हमें ज्यादा एनर्जी का मिल गया है, ज्यादा एनर्जी का मिल गया है, बताइए ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसका आंसर अगर आप सोचेंगे तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, बताइए जरा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए ये ग्राफ हमेशा कैसा ऊपर ही जा रहा है, हमेशा ग्राफ ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, ग्राफ हमेशा ऐसा जा रहा है, क्यों जा रहा है ऐसा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है तो हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट मिलता है, जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है तो हमेशा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, इट इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। इसका मतलब रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हैं आप, तोड़ना चाह रहे हैं तो आपने एनर्जी दी है, एनर्जी सप्लाई की है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ेगी, आपने एनर्जी दी तो एनर्जी बढ़ी 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 और बाद में प्रोडक्ट मिल गया। तो जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, दिस इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में कोई ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल गया है और देखा हमने कि रिएक्टेंट की वो क्या है, स्टेबिलिटी इज मोर, और प्रोडक्ट की क्या है, स्टेबिलिटी इज लेस, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। केस 2 समझ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ एनालाइज करेंगे। केस 2 देखिए जरा आप, पहला केस समझ में आ गया आपको, केस 2 देखिए जरा आप। केस 2 देखिए जरा आप, इधर पे एनर्जी ली है, इधर पे रिएक्टिव प्रोडक्ट लेंगे हम लोग और देखेंगे दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। बताइए जरा, इट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, दिख रही है। बताइए जो रिएक्शन की जो पीक होगी, जो हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट होगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, वहां से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बताइए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ भी ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो पहले ऊपर ही जा रहा है, हमेशा ग्राफ ऊपर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि हमेशा पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग, और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा क्या होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है। तो रिएक्टेंट में जब एनर्जी दी तो देखिए रिएक्शन का जो एनर्जी का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और उसका क्या मिलता है, प्रोडक्ट। क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। और बताइए इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा है, केस 2 is energy of reactant is greater than energy of product. Energy of reactant is greater than energy of product. इसका मतलब अगर एनर्जी इसकी ज्यादा है, अभी बात की थी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लेस है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लेस है। अब एक बात बताइए, आप दोनों ग्राफ देखिए जरा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं आपको। आप एक बताइए, इसमें एक बात समझ में आ रही है आपको कि रिएक्टेंट एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी।
गलत हो गई। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर स्टेबिलिटी एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप साइन चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए साइन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा होगी इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से। ग्राफ समझ में आया आपको, एनर्जी डायग्राम समझ में आया कि जब कभी भी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, जिसकी भी हो एनर्जी इसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। बात आपको दो केस समझ में आ गए, दोनों केस को जरा कंपेयर कर लेते हैं, जरा कंपेयर कर लेते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एनर्जी है, एनर्जी है। इसे बताइए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कम है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। इसे बताइए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ये देखिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है इसमें, इसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। तो बताइए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी रिएक्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट से। इधर बताइए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा। अब जो कॉन्सेप्ट में आपसे सवाल पूछा था उसका सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा। आप बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। बताइए जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम मिली है, इसका मतलब रिएक्शन में कुछ एनर्जी बाहर निकल गई है, कुछ एनर्जी बाहर निकल गई है। बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट में एनर्जी कम बची है, एनर्जी ज्यादा एनर्जी कम बची, इसका मतलब कुछ एनर्जी क्या है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये एनर्जी जो गैप है, ये एनर्जी गैप क्या हुआ, ये रिलीज हो गया है, ये रिलीज हो गया है। ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा प्रोडक्ट की कम, इसका मतलब बीच एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो गई है रिएक्शन के टाइम पे। जब रिएक्शन हुई है तो वो एनर्जी एज अ हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज कर दी है। ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आपको एनर्जी डायग्राम का, कि एनर्जी डायग्राम में हम क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की ज्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है कि प्रोडक्ट की ज्यादा है। वो इस ग्राफ से पता लगा लेते हैं लोग, एनर्जी जो डायग्राम होता है उससे पता लगाते हैं रिएक्टिव एनर्जी कैसी है, प्रोडक्ट एनर्जी कितनी है, दोनों में डिफरेंस कैसा है, उस हिसाब से पता लगता है रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा रिएक्शन कैसे होती है और उसमें कैसा उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, और रिएक्शन कैसी हुई है, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसके बाद वो समझ लीजिए जरा। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा ही बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा ही ब्रेकिंग के बाद होता है, फॉर्मेशन हमेशा ही ब्रेकिंग के बाद होता है, हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप, हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप। जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स हो सकती है, इट कैन बी सिंगल स्टेप रिएक्शन और इट कैन बी मल्टी स्टेप रिएक्शन। बताइए रिएक्शन एक स्टेप में हो सकती है और रिएक्शन बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हो सकती है। इसका मतलब है, एग्जांपल देखिए आप, सिंगल स्टेप एग्जांपल देखिए जरा। एक ए था, वो बी से रिएक्ट किया और उसने बना के दिया ए बी। क्या बना दिया, ए बी। मतलब ऐसा होगा,
A2B2 रिएक्ट किए और क्या बना दिया, दिख रहा है आपको, A2B2 रिएक्ट किए और ये कुछ बीच में बना है उसका हमें बात करेंगे उसकी, और ये बना है प्रोडक्ट। ये क्या बना है, ये है रिएक्टेंट और ये क्या बना है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है। एक बात बताइए आप, A2B2 रिएक्ट किए हैं, बीच में कुछ बना है और लास्ट में क्या दिया, प्रोडक्ट दिया है। ये जो बीच में कुछ बना है जिसमें देखिए A जो है वो A से भी बॉन्ड बना रखा है और B से भी बॉन्ड बना रखा है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ देखिए, A का बॉन्ड A से ही है, B का बॉन्ड B से है। A से जुड़ा है, B से जुड़ा है, लेकिन इसमें A B से भी जुड़ा है और A से भी जुड़ा है। इसका मतलब ना तो नए बॉन्ड पूरे बन पाए हैं, ना पुराने बॉन्ड पूरे टूट पाए हैं। ना तो नए पूरे बन पाए हैं, ना पुराने पूरे टूट पाए हैं। क्योंकि हर रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ पुराने टूटते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो पूरे नए बन पाए हैं, ना पुराने पूरे टूट पाए हैं। ऐसी स्टेट को रिएक्शन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हमेशा हाईएस्ट एनर्जी, हमने बात की सारे एनर्जी डायग्राम में कि जो पीक होती थी एनर्जी डायग्राम की, वो क्या शो करती है, जो एनर्जी डायग्राम की पीक होती है वो शो करती है ट्रांजिशन स्टेट। वो यही स्टेट है जिसमें ना तो नए बॉन्ड टूट पाते हैं पूरी तरीके से, ना पुराने बॉन्ड, ना पुराने टूट पाते हैं, ना नए बन पाते हैं। उस स्टेट क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और दो मॉलिक्यूल AB के मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मिल जाता है। ये रिएक्शन क्या होगी, सिंगल स्टेप में हो गई है, सिंगल स्टेप में हो गई है। जरा थोड़ी सी बात करते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन की। मल्टी स्टेप रिएक्शन जरा बात कर लेते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन की जरा बात करते हैं। एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए बताइए जरा, ये A था, कुछ B C और ये AD जो था, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। ये रिएक्शन देखिए आप, जो हमने सारे एनर्जी डायग्राम बताए थे वो एक स्टेप पे थे, यही खत्म हो जा रहे थे। यहाँ तक आप देखेंगे तो इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं। तो एक बात आई आप, जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है और यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ तक बीच में स्टेप दिख रहे हैं आपको, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और A से AD तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप जरूरत पड़ी है। ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है तो बताइए हमेशा जो पीक होती है, हमेशा जो पीक होती है एनर्जी डायग्राम की, क्या है ये, आप इतना देखिए तो ये एक एनर्जी डायग्राम है। हमेशा एनर्जी डायग्राम जो पीक होती है वो क्या बताती है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बताती है, ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब P Q और R की बात करते हैं। P Q R, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं मैक्सिमा इन एनर्जी डायग्राम। एनर्जी मैक्सिमा बोले या फिर पीक बोल दें इसको। जो एनर्जी डायग्राम में पीक होती है वो P Q और R पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। वैसे ही कुछ पॉइंट B और C दिख रहे हैं आपको, पॉइंट B और C दिख रहे हैं आपको, ये क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट। B दिख रहे हैं, ये इन्हें बोल देते हैं, अगर इनको बोलते हैं पीक तो इनको बोल देते हैं ट्रफ। ट्रफ या डिप्रेशन बोलते हैं इनको, डिप्रेशंस। ट्रफ या फिर डिप्रेशंस बोलते हैं। ये डिप्रेशंस क्या होते हैं, B और C, इन्हें बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात हम लोग बार बार क्यों कर रहे थे, इंटरमीडिएट की बार बार बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि मान लीजिए जो B और C हैं ये हमारे क्या है, डिप्रेशन। एनर्जी डायग्राम में क्या है, डिप्रेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि
ए और जो एडी है, जो ए हमारा रिएक्टेंट है और एडी जो प्रोडक्ट है, इनसे बी और सी की एनर्जी क्या है, ज्यादा दिख रही है। बी और सी की एनर्जी क्या है, ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब तभी हमने बोला था कि एनर्जी जो इंटरमीडिएट पढ़े थे हमने, कौन कौन से, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, उनकी बोला था एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। मान लीजिए ये बी और सी अगर ये क्या है, बी और सी क्या है, हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब ये कुछ होंगे कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन होंगे। अगर मान लीजिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमें चाहिए प्रोडक्ट एडी चाहिए हमें ए से, तो ए से एडी में आने बीच के स्टेप्स हैं कुछ, उसमें पी क्यू आर पॉइंट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहे हैं। और बी और सी क्या है, ये डिप्रेशन है उस ग्राफ में, इन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो हमने बोला था कि इंटरमीडिएट है हाई एनर्जी। देखिए ए और एडी से कंपेयर करो आप, तो एनर्जी क्या है इनकी, ज्यादा है। ये देखिए आप, एनर्जी क्या है, ज्यादा दिख रही है। ए और एडी से एनर्जी ज्यादा दिख रही है, गैप दिख रहा है, एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। बी और सी की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए बोला था कि इंटरमीडिएट्स आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। आप पॉइंट चेक करिए, फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन में और कार्बोनाइन, तीनों में लिखवाया है, तीनों कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। अब आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि बी और सी जो पॉइंट है, जो कि डिनोट करते हैं किसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट को, वो क्या होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको बात समझ में आई, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा इस ग्राफ से, कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, वो पीक होती है, और जो डिप्रेशंस होते हैं ग्राफ में, वो क्या शो करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो होते हैं उनकी बात हम कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा। फ्री रेडिकल हमने पढ़ा दिया है, कार्बोकेटाइन हम लोग बात कर चुके हैं, कार्बोनाइन हम लोग बात कर चुके हैं। उन्हीं सबको आज हमने थोड़ा सा ग्राफ के बेस पे, एनर्जी डायग्राम की वजह से समझने की कोशिश करी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वास्तव में होते क्या है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से मिलता है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहाँ बनते हैं, वो हमने ग्राफ में देखा, यहाँ बनते हैं, और उनकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए लिखवाया है तीनों में। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, तीनों में लिखवाया है क्या, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। दिख रहा है आपको, एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब अनस्टेबल है, और रिएक्टिव बहुत ही ज्यादा है। तो आज के लेक्चर हमने जाना कि रिएक्शन जो होती है, उस रिएक्शन हमने ग्राफ बेस में समझा, रिएक्शन को एनर्जी के ग्राफ के बेस में समझा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे मिलता है, रिएक्शन कब एंडोथर्मिक होगी, कब एक्सोथर्मिक होगी, कब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। और हमने सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की बात की। तो अब जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो कंटिन्यू रहेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। अब बात करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने छोड़ा था, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात की थी कि हम कैसे स्टेबल करेंगे। अब हम सारी केमिस्ट्री किसकी है, इन इंटरमीडिएट को स्टेबल करना है। जो इंटरमीडिएट है बी और सी, इनको स्टेबल करना है। जितना ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, जितना ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, उतनी ही रिएक्शन की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक हम लोग पहुंच पाएंगे आसानी से। अगर इंटरमीडिएट में स्टेबल कर लेंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचने में बहुत आसानी रहेगी, और रिएक्शन को कम से कम हमें याद करना पड़ेगा, कम से कम याद करना पड़ेगा। तो हम जानेंगे कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट को कैसे स्टेबल करना है, रिएक्शन के इंटरमीडिएट को कैसे स्टेबल करना है, यही हमें सीखना है। इसीलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को, और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, ऐसे कौन कौन से इफेक्ट है जो लगा देंगे तो ग्रुप जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट हमारे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कैसे स्टेबल हो जाएंगे। होप करता है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो हमने बात किया सारे ग्राफ की, ये सब आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।